इधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में उस वक्त बवाल हो गया जब वहां एक गांव में मजार को तोड़कर भगवान हनुमान की मूर्ति रख दी गई। इस घटना की वजह से पूरे इलाके में तनाव फैल गया। मामले का पता चलने के बाद तुरंत पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई। माहौल खराब न हो इसे देखते हुए पुलिस ने मूर्ति हटाकर मजार की मरम्मत करवाई और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की ताकि वहां किसी तरह का कोई बवाल ना हो, क्योंकि मजार तोड़ने और वहां हनुमान की मूर्ति रखने की वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग गुस्से से भर गए। मजार के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए। ये घटना फिरोजाबाद के शिकोहाबाद इलाके में मौजूद मलखानपुर गांव में हुई। पुलिस के मुताबिक रात के वक्त इलाके का माहौल खराब करने के लिए कुछ लोगों ने मजार तोड़ दी और वहां हनुमान की मूर्ति रख दी। मलखानपुर गांव में सड़क पर एक मजार बनी हुई थी जो काफ़ी पुरानी थी। उसको कुछ अराजक तत्वों के द्वारा रात में क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत हनुमान की मूर्ति हटाकर मजार की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा वहां पर पहुंच करके स्थानीय लोगों के सहयोग से उसको फिर से जो है बनवा दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर मजार तोड़ने वालों की धरपकड़ के लिए 2 टीमें बना दी। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। साथ ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उधर शराबबंदी वाले राज्य गुजरात के अहमदाबाद में एक मकान की टॉयलेट सीट के नीचे छिपाई गई शराब की कई बोतलें पुलिस ने जब्त कर ली। मामला अहमदाबाद के पास बरेगा गांव का बताया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने वहां 2 मकानों में करीब 2.25 लाख रुपए की शराब की बोतलें छिपाकर रखी थी, और वो भी टॉयलेट सीट के नीचे। पुलिस और जांच अधिकारी जब वहां पहुंचे और उस टॉयलेट सीट को हटाया गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। टॉयलेट सीट को हटाते ही वहां एक गहरा गड्ढा दिखा, इतना गहरा कि एक पुलिस वाला उसमें उतरा तो कमर तक अंदर चला गया। आरोपियों ने उस गड्ढे में शराब की कई बोतलें छिपा रखी थी। जांच के लिए पहुंचे अधिकारियों ने उन बोतलों को एक एक कर निकालना शुरू किया। पुलिस ने इसके बाद मकान की दीवारों पर लगे बिजली के स्विच बोर्ड भी तलाशे। जैसे ही वो स्विच बोर्ड खुले, उनके अंदर से भी शराब की बोतलें निकलनी शुरू हो गईं। ये देखकर सब हैरत में पड़ गए। पुलिस के मुताबिक अहमदाबाद के बरेगा गांव में उन दोनों मकानों से शराब की कुल 792 बोतलें मिली। वो भी तब जब गुजरात में शराबबंदी लागू है। वहां रखी शराब की बोतलों की कीमत करीब 2.25 लाख रुपए आंकी गई। इसके बाद पुलिस ने शराब की तस्करी के मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में फूड सप्लीमेंट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े के भंडाफोड़ का दावा किया गया। वे प्रोटीन और विटामिन जैसी पोषक चीजों वाले पाउडर और गोलियों को फूड सप्लीमेंट कहा जाता है, लेकिन मुजफ्फरनगर में एक ऐसी फैक्ट्री पकड़ी गई जहां फूड सप्लीमेंट के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही थी, क्योंकि वहां जो फूड सप्लीमेंट बनाए जा रहे थे उन्हें बड़े बड़े ब्रांड वाले डिब्बों में डालकर महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। खाद्य और औषधि विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर इस मामले का पर्दाफाश किया। छापेमारी के दौरान एक मकान से चलाई जा रही उस फैक्ट्री से जब्त किए गए माल की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई गई। और फूड सप्लीमेंट के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। चौंका देने वाला मामला मुजफ्फरनगर के खालापार थाना क्षेत्र में मौजूद किदवई नगर इलाके का रहा। वहां फूड सप्लीमेंट यानी प्रोटीन और विटामिन का पाउडर और गोलियां बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। जांच में पता चला कि वहां बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का काम चल रहा था, क्योंकि पुलिस के मुताबिक उस फैक्ट्री में जो फूड सप्लीमेंट बन रहा था उसे विदेशी ब्रांड का बताकर ऊंची कीमतों पर बेचा जा रहा था। इसमें इनके द्वारा मेड इन रशिया, मेड इन जापान और अन्य कंट्रीज का इसमें पूरा प्रमोशन किया जा रहा है, जबकि ये रैपर जो यहीं लोकली छपवाए गए हैं। पुलिस ने उस फैक्ट्री से फूड सप्लीमेंट बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की बड़ी खेप पकड़ी। लगभग 15 से 20 लाख रुपए के आसपास का पूरा रॉ मटेरियल और ये सब पकड़ा गया है, लेकिन ये जब पूरा प्रोडक्ट तैयार करके और इसको जब मार्केट में बेच देते हैं तो यही कीमत लगभग 2 करोड़ के आसपास हो जाती है। पुलिस ने बताया कि उस फैक्ट्री में बने फूड सप्लीमेंट को अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बेचा जा रहा था। उधर राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के दौसा में श्रद्धालुओं से भरी एक गाड़ी सड़क पर खड़े कंटेनर में घुस गई। इस भयानक हादसे में 11 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। मरने वालों में 7 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक सभी लोग खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के बाद उत्तर प्रदेश लौट रहे थे। उसी दौरान रास्ते में उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। श्रद्धालु थे जो खाटू श्याम मंदिर से आ रहे थे
तो वहाँ पर एक ट्रेलर के साथ कंटेनर के साथ एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उत्तर प्रदेश के संभल में सड़क के किनारे बनी 10 से ज्यादा दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ढहा दिया गया। बताया गया कुछ साल पहले सड़क की जमीन पर वो दुकानें बनाई गई थी। मध्य प्रदेश के देवास में हुए एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक मुरली भंवरा ने ताजमहल के शिव मंदिर होने का दावा किया। उनके मुताबिक पहले की किताबों में इतिहास को गलत तरीके से पढ़ा गया था। जब बीजेपी की सरकार है केंद्र और राज्य में, तो इन्होंने जब पुराना इतिहास हमको पढ़ाया, उस इतिहास को हमने नया किया। वो ताजमहल नहीं, वो जो महल है भगवान शिव जी का मंदिर है वो। नवी मुंबई एयरपोर्ट के नाम को लेकर राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नवी मुंबई महानगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने एयरपोर्ट के साइन बोर्ड पर कालिक पोत दी। एमएनएस ने एयरपोर्ट का नाम समाज सेवक डीबी पाटिल के नाम पर रखने की मांग की। इधर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस को चकमा देकर एक आरोपी फरार हो गया। सोहेल नाम के आरोपी को एक लड़की की गुमशुदगी के मामले में हिरासत में लिया गया था। बरखेड़ा थाने की पुलिस सोहेल से पूछताछ कर ही रही थी कि उसने टॉयलेट जाने का बहाना किया। पुलिस वालों ने जैसे ही उसे टॉयलेट जाने के लिए छोड़ा, वो फरार हो गया। हालांकि पुलिस के मुताबिक थोड़ी देर बाद उसे दोबारा पकड़ लिया गया। लेकिन पकड़े जाने से पहले सोहेल ने पुलिस वालों को खूब छकाया। थाने से भागने के बाद सोहेल एक गली में पूरी रफ्तार में भागता हुआ नजर आया। गली में सफाई कर रहे दो सफाई कोशिश की, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाते और सोहेल को पकड़ पाते, वो बिजली की रफ्तार से वहां से फरार हो गया। पीछे से दौड़ते हुए एक पुलिसकर्मी वहां पहुंचा, लेकिन थक हार कर वहां से लौट गया। पुलिस के मुताबिक सोहेल को एक लड़की की गुमशुदगी के मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। बरखेड़ा थाने में उससे पूछताछ चल ही रही थी कि वो चकमा देकर वहां से फरार हो गया। एसीपी ने इस मामले में पुलिस वालों के खिलाफ भी जांच के आदेश दे दिए। इस प्रकरण में पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भी एक जांच बिठाई गई है, जिसमें दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि गनीमत यह रही कि पुलिस वालों ने आरोपी सोहेल को कुछ ही घंटों बाद दोबारा पकड़कर थाने में बंद कर दिया। उधर उत्तर प्रदेश के हाथरस में ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी करने के मामले में बीजेपी विधायक के बेटे ने यूपी पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। बीजेपी नेता और यूपी विधान परिषद के सदस्य ऋषिपाल सिंह के बेटे तपेश चौधरी ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर उगाही करने का आरोप लगा दिया। ट्रैफिक पुलिसकर्मी एसपी सिंह के मुताबिक तपेश चौधरी ने हाईवे पर अपनी कार खड़ी कर दी थी, जिससे वहां जैम लग गया था। उन्होंने दावा किया कि जब तपेश चौधरी से कार हटाने के लिए कहा गया तो वो आग बबूला हो गए थे और उनसे बहस शुरू कर दी थी। ट्रैफिक पुलिसकर्मी एसपी सिंह के मुताबिक तपेश चौधरी से उन्होंने कई बार हाईवे से कार हटाने की अपील की थी, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने आरोप लगाया कि तपेश चौधरी ने उनसे बदतमीजी शुरू कर दी थी। की उम्र है, इसीलिए आपकी इज्जत कर रहा हूं, आपकी इज्जत कर रहा हूं भाई साहब। इज्जत क्या कर रहे हो तुम? रोड में जाम लगवा रहे हो। दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। हंगामा सुनकर वहां भीड़ जमा हो गई। कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। दोनों को समझाया गया, लेकिन बात नहीं बनी। रेल मार दी हमने, रेल मार दी है, रेल मार के तुम ले रहे हो, तुम करो को यार। इस घटना के बाद तपेश चौधरी ने आरोप लगाया कि एसपी सिंह लोगों से पैसों की उगाही कर रहे थे और टोकने पर वो बौखला गए थे। वहां पर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक आम व्यक्ति से पैसे की उगाही कर रहा था। मैंने उसको उसी बात पर टोका, वो उस बात को लेकर के भड़क गया। तपेश चौधरी ने इसकी जानकारी प्रशासन के अधिकारियों को दी। इधर झारखंड के धनबाद में एक पुलिस चौकी के उद्घाटन के मौके पर व्यापारियों के दो गुटों में ऐसी भिड़ंत हुई कि उद्घाटन कार्यक्रम को टालना पड़ गया। हुआ यह कि व्यापारियों का एक गुट उस पुलिस चौकी के विरोध में खड़ा हो गया, जबकि दूसरा गुट समर्थन में। चौकी का विरोध करने वाले कारोबारियों ने दावा किया कि जिस जगह पर चौकी बनाई गई वहां स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। ऐसे में चौकी बनने के बाद वहां वो कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे। हालांकि पुलिस चौकी का समर्थन करने वाले कारोबारियों ने उसे इलाके की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। लेकिन बवाल तब हो गया जब पुलिस चौकी के उद्घाटन से ठीक पहले व्यापारियों के दोनों गुट आमने सामने आ गए। पुलिस की मौजूदगी में उनके बीच तीखी बहस हो गई। इस दौरान बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। चौंका देने वाला मामला धनबाद के पुराना बाजार इलाके का रहा। वहां पुलिस की नई चौकी के उद्घाटन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। एसपी सिटी समेत कई बड़े अधिकारियों को उस कार्यक्रम का न्योता दिया गया था,
लेकिन उद्घाटन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही वहां व्यापारियों के एक गुट के लोग विरोध करने पहुंच गए। पिछले 35 वर्षों से यही एक जगह है जहाँ पे हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी का झंडोत्तोलन करते हैं। यही एक जगह जहाँ वो मुहर्रम और रामनवमी का मंच बनता है और पूरे जिला का मॉनिटरिंग यहाँ से होता है। लेकिन हंगामा उस वक्त हुआ जब व्यापारियों का ही दूसरा गुट चौकी के समर्थन में खड़ा हो गया। पुराना बाजार की सुरक्षा हेतु, यहाँ के व्यापारियों की सुरक्षा हेतु हम लोगों ने यहाँ पर पुलिस पोस्ट बनाया है। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह उन्हें शांत करवाया, लेकिन इस बवाल की वजह से पुलिस चौकी का उद्घाटन कार्यक्रम टाल दिया गया। उधर पहलवान सुशील कुमार को हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में आरोपी पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी। साथ ही उन्हें 1 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया गया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मार्च में सुशील कुमार को नियमित जमानत दे दी थी। उन्हें मई 2021 में अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पंजाब के जलंधर में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस ने उन आरोपियों से 1.5 किलो से ज्यादा ड्रग्स और अवैध हथियार भी जब्त करने का दावा किया। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने 3 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद करने का दावा किया। इस दौरान ड्रग्स की तस्करी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। बताया गया कि पकड़े गए एक आरोपी ने पुलिस से हथियार छीनकर फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग गई। मकबरे और मंदिर को लेकर हुए विवाद की सच्चाई जानने के लिए बनाए गए कांग्रेस के 10 सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल को फतेहपुर जाने से रोक दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अलग अलग जिलों में कांग्रेस के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया। वो लोग आने का प्रयास किया और रात्रि को लेकिन उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इधर आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में डालने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर छिड़ी बहस के बीच मध्य प्रदेश से आवारा कुत्तों के हमले का एक मामला सामने आया। मध्य प्रदेश के खरगोन में सड़क से गुजर रही एक अकेली बच्ची को आवारा कुत्तों ने दौड़ा दिया, जिससे वो बुरी तरह घबरा गई। क्योंकि उस सड़क पर मौजूद सारे कुत्ते उसकी तरफ दौड़ पड़े। ये देखकर वो बच्ची बुरी तरह सहम गई। इसके बाद बच्ची ने भी दौड़ लगा दी और वहां खड़ी एक गाड़ी के पीछे जाकर छिप गई। हालांकि इस बीच सड़क से गुजर रहे मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति रुके और उस बच्ची की जान बचाने के लिए उसकी तरफ भागे। उन्हें देखकर वो कुत्ते वहां से भाग निकले। बाद में उन्होंने उस बच्ची को आगे जाने को कह दिया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इससे पहले खरगोन जिले की उस सड़क पर कई कुत्ते घूमते नजर आए। उस दौरान वहां एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति रुककर एक कुत्ते को बिस्किट खिलाते नजर आए। उसके बाद वो वहां से चले गए और कुछ ही देर बाद वो बच्ची अकेली उस सड़क से गुजर रही थी। तभी उन आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन उस बच्ची ने बड़ी होशियारी से उन कुत्तों से अपनी जान बचाई। और इस सबके बीच सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर दिए फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक वकील और कुत्तों के लिए हमदर्दी रखने वाले पशु प्रेमियों की भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते उनमें हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान आसपास मौजूद लोग बीच बचाव करते रहे। घटना 11 अगस्त की बताई गई, यानी उसी दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्तों के अंदर दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें शेल्टर होम में रखने, उनकी नसबंदी करने और टीकाकरण करने समेत कई अहम निर्देश दिए थे। और कोर्ट के उस फैसले के बाद बड़ी संख्या में कुत्तों के लिए हमदर्दी रखने वाले पशु प्रेमियों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उसी दौरान वहां मौजूद एक वकील और प्रदर्शन कर रहे एक व्यक्ति के बीच कहासुनी हो गई थी। देखते ही देखते उनके बीच मारपीट शुरू हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे पर हाथ चलाते नजर आए थे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मारपीट की इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास खड़े लोगों ने उन दोनों को किसी तरह अलग किया। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्तों के अंदर दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम में रखने, उनकी नसबंदी करने और टीकाकरण करने समेत कई निर्देश दिए थे। कोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्ली नगर निगम ने बीमार और आवारा कुत्तों को उठाना शुरू कर दिया। हमें जहाँ पर भी कॉल आ रहा है कि कोई फ्यूरियस डॉग, काटने वाला कुत्ता या बीमार कुत्ता है, हम उसको तुरंत उठा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह के मुताबिक कुत्तों को उठाने में 25 से ज्यादा टीमें लगा दी गईं। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही दिल्ली शहर से आवारा कुत्तों की समस्या खत्म कर दी जाएगी। 100 बात की एक बात यह कि आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई लोग आक्रोश में हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आवारा कुत्तों के हमलों से डरे रहते हैं। तो वो तो दोनों तरफ के तर्क चल ही रहे हैं और कई बड़े बड़े लोग भी कोर्ट पहुंच गए हैं, तो वो कोर्ट का मामला। लेकिन इस सब के बीच एक और हकीकत है जिस पर शायद ध्यान नहीं जा रहा। बहुत से लोग कुत्तों से प्रेम करते हैं और वाकई ऐसा प्रेम करते हैं कि उसमें किसी भी हद तक वो जा सकते हैं।
इसमें किसी को डाउट नहीं और कुछ गलत भी नहीं। और ऐसे ज्यादातर लोग घर में कुत्ते पालते भी हैं। और ये कोई बात नहीं होती कहने की कि जैसा इनको बहुत से लोग बोल देते हैं और बोल रहे हैं कि इतना ही प्रेम है तो खुद ही पाल लो, वो तो पालते ही हैं। ज्यादातर ऐसे लोग अपने घर में कुत्ते पालते हैं और घर में कुत्ते पालने के बाद तो बाकी कुत्तों और आवारा कुत्तों के लिए भी प्रेम बढ़ जाता है, ऐसा देखा जाता है। लेकिन यह भी देखा जाता है कि ज्यादातर ऐसे लोग अपने घरों में वो कुत्ते नहीं रखते जो गली में होते हैं। घरों में पालने के लिए वो विदेशी नस्ल के कुत्ते लाते हैं। देसी नस्ल वालों के लिए ज्यादातर लोगों का प्रेम बस गली में खाना खिलाने तक का ही होता है। कुत्तों के प्रति प्रेम में ये वाला जातिवाद समझ में नहीं आता। कहते हैं कि कुत्तों के प्रति प्यार इसलिए उमड़ता है क्योंकि कुत्ते हमें बिल्कुल निश्चल प्रेम करते हैं। वो हमें निश्चल प्रेम करते हैं तो हम उनको शर्तों के साथ क्यों प्रेम करते हैं? कुत्ते तो हमारी शक्ल देखकर वफादारी नहीं करते। उनको तो अपना मालिक प्यारा ही लगता है। वो तो हर तरह की शक्ल के मालिक के चेहरे को चाटने पहुंच जाते हैं। तो हम जो कुत्तों से प्रेम करने की इतनी बातें करते हैं और अब तो सुप्रीम कोर्ट से ही लड़ने पर आ गए हैं, हमें अपने घरों में गोल्डन रिट्रीवर चाहिए, लैब्राडोर चाहिए, जर्मन शेफर्ड चाहिए, बीगल चाहिए, पग चाहिए, कॉकर स्पैनियल चाहिए। और गलियों में आवारा घूमते हैं देसी कुत्ते। प्यार उनसे भी है लेकिन उतना नहीं दिखता कि उनको घर में रख लें। क्यों? विदेशी नस्ल का कुत्ता टॉमी और देसी नस्ल का कुत्ता कुत्ता। अब जब यह लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर और जो लोग कुत्तों को प्रेम नहीं करते वो कोर्ट के फैसले के खिलाफ बोलने वालों को बोल रहे हैं कि गली के कुत्तों से इतना प्रेम है तो उनको अपने घर में पाल लो, तो ये तो खैर कोई बात नहीं होती, ये कोई बात नहीं होती कहने की। लेकिन जो हाल है उसको देखकर यह भी लगता है कि अगर गली में आवारा घूमने वाले कुत्ते बीगल होते, लैब्राडोर होते, गोल्डन रिट्रीवर होते तो शायद उनको कई लोग गोद भी ले लेते। कुत्तों को प्रेम करने वाले सभी लोगों में भले ही ये ना हो लेकिन ज्यादातर लोगों में तो इस तरह का जातिवाद दिखता है। कुछ कुत्तों के लिए उनका प्रेम घर से बाहर रखने तक का है और विदेशी नस्ल वाले कुत्तों को वो पैसे देकर घर में लेकर आते हैं। हजारों लाखों रुपए में कुत्ते खरीद कर लाते हैं घर में पालने के लिए। अच्छी बात है, आप पालिए कुत्ते, आप उनको प्यार करो, वो आपको प्यार करें, सब है, सब अच्छी बात है। लेकिन देसी गली के कुत्तों जैसे दिखने वाले कुत्ते ज्यादातर लोगों को फिर क्यों नहीं चाहिए होते? देसी नस्ल के कुत्तों के बच्चे कोई फ्री में लेने को तैयार नहीं। फिर तो कुत्ता स्टेटस सिंबल हो गया ना, तो स्टेटस सिंबल है फिर आपके लिए। हस्की जैसे साइबेरिया की ठंड में पलने वाले कुत्तों को आप दिल्ली की 45 डिग्री की गर्मी में पालते हो घर में, उसके लिए एसी चलाकर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर देसी नस्ल के कुत्तों के लिए वो सब नहीं करते तो ये आपका कुत्तों के लिए प्रेम कहा जाएगा या स्टेटस सिंबल की चाहत कही जाएगी? आपको प्रेम करने में तो गली वाला भी उतना ही करेगा ना जितना हस्की करेगा। कुत्ता तो आपको दोनों कुत्ते वैसे ही प्रेम करेंगे। विदेशी कुत्तों की लालसा तो ऐसी कि आप उनके खूंखार पिटबुल को भी ले आओगे, लेकिन अपने देसी कुत्ते आपको छी लगते हैं। खुद तो देसी कुत्तों से दूर रहते ही हैं लोग, अपने घर के पालतू कुत्तों को भी देसी कुत्तों से दूर रखते हैं। गली के आवारा कुत्तों में बीमारियां वगैरह का खतरा होता है, वो चलो बात समझ में आती है। लेकिन नए पैदा हुए बच्चों को गोद लेकर अगर उतनी ही साफ सफाई से आप पालो तो वो भी साफ ही रहेंगे। वो तो ज्यादातर लोग करते नहीं दिखे। और जातिवाद तो ऐसे लेवल का है कि देसी नस्ल के कुत्तों से शादी भी नहीं करवाते लोग अपने पालतू कुत्तों की, जैसे वो नीची जाति के हों। कुल का नाम खराब हो जाएगा, ब्रीड मिक्स हो जाएगी आपकी। और बहुत से लोग तो ऐसे देखे जाते हैं जो खुद चाहे घर में किसी भी भाषा में बात करें, कुत्तों से इंग्लिश में बात करते हैं। जैसे विदेशी नस्ल का कुत्ता प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई विलायत में करके आया, नाम भी उनके इंग्लिश में रखते हैं, जैसे यहां की भाषा के नाम कुत्ते को समझ में नहीं आएंगे। ब्रूनो सिट, ब्रूनो गो, ब्रूनो ईट, ब्रूनो नो। गली वाला कुत्ता भालू, कालू, भूरा, मोती। घर में ब्रूनो, टॉमी, जूनियर, सीजर जैसे रोम साम्राज्य का सम्राट। कुत्तों को प्रेम करने वाले सारे लोग भले ही ऐसे ना होते हो, लेकिन ज्यादातर तो ऐसे ही दिखते हैं। आवारा लावारिस छोड़ दिए कुत्तों में तो गलियों में घूमते गोल्डन रिट्रीवर तो नहीं दिखते, हस्की तो नहीं दिखते। उनके बच्चों को गोद लेने के लिए बोलकर देखिए सोशल मीडिया पर, लाइन लग जाएगी आपके यहां।
और देसी नस्ल के कुत्तों के बच्चों को कोई गोद लेने वाला नहीं मिलता। उनको गली में खाना खिलाने वाले मिल जाते हैं, उनको गली में प्यार करने वाले मिल जाते हैं, उनके लिए बाकी लोगों से लड़ने वाले मिल जाते हैं, लेकिन उनको गोद लेने वाले नहीं मिलते। उनके लिए शेल्टर नहीं है। इतनी जल्दी शेल्टर कहां से बनेंगे, उन शेल्टरों के लिए पैसा कहां से आएगा, यह बहस तो खूब हो जाएगी, लेकिन उनको गोद लेने वाले नहीं मिलेंगे, उनके बच्चों को घर में पालने वाले नहीं मिलेंगे। भाई प्रेम तो अंधा होता है, तो ये वाला प्रेम ब्रीड देखकर क्यों होता है? देसी कुत्तों को भी पालकर तो देखिए, उतना ही प्यार करते हैं ये भी, उतने ही वफादार होते हैं ये भी। और ये तो हमारी गर्मी और हमारी उमस वगैरह सब झेल जाते हैं, इनको एसी भी नहीं चाहिए होता। ट्राई तो कीजिए। और इंग्लिश का तो ऐसा है कि जब हम सीख गए तो ये भी सीख जाएंगे। मत रखना इनका नाम आप शेरू, राजा, कालू वगैरह। रैम्बो रख देना, मैक्स रख देना, लूसी रख देना, रॉकी रख देना। आपको नाम में ही स्टेटस लगे तो नाम वैसा रख देना, कुत्ता समझ जाएगा, सच्ची जवाब देगा। रैम्बो गो, उस पे जाएगा। रैम्बो रन, दौड़ेगा। रैम्बो बेबी बोलोगे तो पूंछ वैसे ही हिलाएगा जैसे विदेशी नस्ल वाले हिलाते हैं। और देसी नस्ल के कुत्तों को रखने की मुहिम चल पड़ी ना, तो लोग दौड़ दौड़ कर शायद इनको गोद ले लें और गलियों में इनको आवारा घूमना ही ना पड़े। फिर तो पैदा होते ही लोग ले जाएंगे इनके बच्चों को अपने अपने घर। उधर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक दिव्यांग लड़की को अगवा कर गैंगरेप करने के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को दबोचा गया। पीड़ित लड़की कोतवाली इलाके में बहादुरापुर पुलिस चौकी से केवल 20 मीटर की दूरी पर रोते बिलखते हुए खेतों में मिली थी। पुलिस के मुताबिक वो दिव्यांग लड़की न तो बोल सकती न ही सुन सकती। हालांकि इशारों में ही उसने पुलिस को और अपने घर वालों को अपने साथ हुई दरिंदगी की घटना के बारे में बताया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर अपने मामा के घर गई थी। शाम को वो अपने घर के लिए पैदल ही निकली थी, लेकिन पुलिस के मुताबिक उसी दौरान बाइक सवार दोनों आरोपियों ने रास्ते से उसे अगवा किया और झाड़ियों में ले जाकर गैंगरेप किया। हालांकि उस लड़की ने आरोपियों से खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। वो बलरामपुर एसपी आवास के पास वाली सड़क पर बेतहाशा भागती दिखी। सड़क पर उसके पीछे कुछ मोटरसाइकिलें भी उसी दिशा में जाती दिखी। ये सब कुछ एसपी आवास के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। पुलिस के मुताबिक उन्हीं मोटरसाइकिलों में एक मोटरसाइकिल पर दोनों आरोपी अंकुर वर्मा और हर्षित पांडे भी मौजूद थे। उन्होंने उस लड़की का पीछा किया था। पुलिस ने बताया कि मूक बधिर होने की वजह से वो अपनी मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पाई और इसीलिए किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। पुलिस ने बताया कि थोड़ी दूर जाने पर आरोपियों ने लड़की को पकड़ लिया था और झाड़ियों में ले जाकर उसका गैंगरेप किया गया। इसके बाद वो दोनों लड़की को वहीं छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से मिली सूचना के बाद दोनों को कुकुरभकवा गांव में घेर लिया गया, लेकिन पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि जवाबी फायरिंग के बाद दोनों को दबोच लिया गया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक सरकारी स्कूल में छात्राओं का तिलक और हाथ में बंधा कलावा हटाए जाने के आरोपों पर बवाल मच गया। मामला वहां विजयनगर इलाके के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज नाम के स्कूल का रहा। आरोप लगाया गया कि स्कूल में कुछ टीचरों ने माथे पर तिलक लगाकर और हाथों में कलावा बांधकर पहुंची छात्राओं को स्कूल में घुसने से रोक दिया, जबकि स्कूल की प्रिंसिपल ने इन आरोपों को सरासर गलत बताया। उन्होंने दावा किया उनके स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन इस बात की जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग उन छात्राओं के माता पिता के साथ स्कूल के बाहर पहुंच गए और स्कूल प्रशासन के खिलाफ खूब हंगामा किया। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल से उन टीचरों को हटाने की मांग कर दी जिन्होंने छात्राओं को स्कूल में आने से रोका था। हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने आरोप लगाया कि स्कूल से निकाले जाने और फेल किए जाने की धमकी की वजह से छात्राएं चुप थीं, लेकिन दो छात्राओं ने हिम्मत करके अपने घर वालों को पूरी बात बताई। कंप्लेंट करी उन्होंने कि हमने तिलक लगाया तो मैडम ने हमें स्कूल से बाहर निकाल दिया, और फिर उसके बाद अगले दिन फिर बोला तो फिर क्लास से बाहर निकाल दिया बच्चों को, दोनों को। और उन्होंने बोला कि फेल कर देंगे तुम्हें अगर तुम दोबारा तिलक लगा के आती हो तो। हालांकि स्कूल की प्रिंसिपल विभा चौहान ने तिलक हटवाए जाने और कलावा कटवाने के आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। मतलब ही नहीं, हमारे स्टाफ में ना तो कोई टीके हटवाता ना कटवाता, कलावा भी नहीं कटवाता।
हिंदूवादी संगठनों और बच्चों के माता पिता ने मामले का पता चलने पर स्कूल की प्रिंसिपल पर आरोपी टीचरों को बचाने का आरोप लगाया। प्रिंसिपल मैडम ने हमें कोई खास आश्वासन नहीं दिया, वो खुद अपनी टीचर के ऊपर पर्दा डाल रही हैं। हंगामे की खबर मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया और करीब 2 घंटे तक चले हंगामे के बाद हिंदूवादी संगठनों के लोग स्कूल से लौट गए। उधर वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 34 साल बाद वनडे मैच की सीरीज जीत ली। वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 34 साल में पहली बार कोई वनडे इंटरनेशनल सीरीज जीती। 3 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान की टीम को 202 रन से हरा दिया और पाकिस्तान पर अब तक की अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। आईसीसी ने बल्लेबाजों की जो रैंकिंग जारी की उसमें वनडे इंटरनेशनल की रैंकिंग में रोहित शर्मा दूसरे पायदान पर पहुंच गए। इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल की रैंकिंग में तिलक वर्मा ने भी दूसरा स्थान हासिल कर लिया। वनडे इंटरनेशनल में शुभमन गिल और टी20 के बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टॉप पर बरकरार रहे। ऑस्ट्रेलिया में चल रही महिलाओं की वनडे सीरीज में इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया ए को पहले मैच में 3 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ए ने इंडिया ए को 215 रन का टारगेट दिया था। इस टारगेट को इंडिया ए ने 42 ओवरों में ही हासिल कर लिया। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए बोली लगाई। खबरों के मुताबिक भारत ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन अहमदाबाद में कराने की पेशकश की। इससे पहले 2010 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी और तब इन खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ था। इधर महाराष्ट्र के कई शहरों में 15 अगस्त के दिन मीट की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी होने के बाद इस पर बवाल मच गया। ऐसा इसलिए क्योंकि 15 अगस्त की रात में वहां जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। दावा किया गया कि इसी वजह से महाराष्ट्र के नागपुर और ठाणे समेत कई शहरों की नगर पालिकाओं ने 15 अगस्त के दिन मीट की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी कर दिया। और ये दलील दी गई कि 15 अगस्त की रात से जन्माष्टमी के त्योहार की शुरुआत होने की वजह से 15 अगस्त को मीट की दुकानें बंद रहेंगी। महाराष्ट्र के ठाणे की कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका यानी केडीएमसी ने उस इलाके में मीट की दुकानें और बूचड़ खाने चलाने वालों को 15 अगस्त को दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए। 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनानिमित्त जे लहान आणि मोठ्या जनावरांचे कत्तलखाने आहेत ते पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार आहे। जैसे ही ठाणे और नागपुर समेत कई शहरों में इस तरह के निर्देश जारी किए गए, महाराष्ट्र में इस पर सियासी बवाल छिड़ गया। उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने तो केडीएमसी आयुक्त को हटाने की मांग भी कर डाली। वो नहीं हमें बता सकते कि वेज खाए नॉनवेज खाए, हम तो बिल्कुल नॉनवेज खाएंगे, हमारे घर में खाते हैं। इस पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी विरोध जताया। उनके अलावा केंद्र सरकार में मंत्री रामदास आठवले ने भी इस फैसले पर ऐतराज जताया। उन लोगों ने यह दावा किया कि किसी भी शहर की नगर पालिका या सरकार को यह हक नहीं है कि वो लोगों के खाने पीने की चीजें तय करे। मुंबई के दादर इलाके में मौजूद कबूतर खाना बंद होने के बाद कुछ लोगों पर आरोप लगा कि उन्होंने इमारतों की छतों पर कबूतरों को दाना देना शुरू कर दिया, जिससे वहां एक बार फिर बड़ी संख्या में कबूतर जुटने शुरू हो गए। जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने शहर में मौजूद तमाम कबूतर खानों को बंद करने के साथ कबूतरों को दाना देने पर रोक लगा रखी है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश से पहले मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने कबूतरों से फैलने वाली बीमारियों और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी कबूतर खाने बंद कर दिए थे। दादर इलाके में मौजूद कबूतर खाने को भी तिरपाल की मदद से ढक दिया गया था। इसके बाद जैन समुदाय के कुछ लोगों ने वहां हंगामा किया था। बाद में यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने भी कबूतर खानों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन आरोप लगाया गया कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कुछ लोगों ने इमारतों की छतों पर कबूतरों को दाना पानी देना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि वहां बड़ी संख्या में कबूतर जुटने शुरू हो गए, जबकि कोर्ट ने कबूतरों से फैलने वाली बीमारियों और लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए कबूतरों को दाना देने पर पूरी तरह रोक लगा रखी है। आदेश नहीं मानने वालों पर जुर्माना और एफआईआर तक दर्ज की जा चुकी है। लेकिन इसके बाद भी लोग कबूतरों को दाना देने से बाज नहीं आ रहे। कुछ रोज पहले जैन समुदाय के कुछ लोगों ने कबूतर खाने बंद करने के विरोध में प्रदर्शन किया था। इसके बाद जैन समुदाय के उन प्रदर्शनकारियों के विरोध में मराठी समुदाय के कुछ संगठन भी सड़कों पर उतर आए। हालांकि मुंबई पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी। जैन समुदाय के लोगों ने कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट किया। अब उनके विरोध में मराठी संगठन यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने आया था, लेकिन उनकी अनुमति नहीं दी गई। मुंबई पुलिस ने दादर इलाके में मौजूद कबूतर खाने के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी। कबूतर खाने के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास की दुकानों को भी बंद करा दिया गया। सौ बात की एक बात यह है कि लगता है कि
एक तो शक्ल का धोखा हो जाता है कबूतर को देख के। मुंबई में कबूतरों को दाना डालने को लेकर बवाल मचा हुआ। समझने की लेकिन यह जरूरत है कि अदालत ने मना क्यों कर दिया है कबूतरों को दाना देने से। कबूतरों को दाना देने से अदालत की मनाही है, कबूतर खाना बंद कर दिया गया, लेकिन लोग फिर भी दाना डाल रहे हैं। पब्लिक को तो यह लगता है कि ये क्यूट से दिखने वाले पक्षी कोई खतरनाक दाना थोड़ी हैं, तो पब्लिक को लगता है इनको दाना क्यों ना दें। सड़कों पर, पार्कों में, मंदिरों के बाहर वो कबूतर फुरफुर करके उड़ते रहते हैं, मासूम लगते हैं, बच्चे उनके पीछे दौड़ते हैं, लोग मुस्कुराते हुए उन्हें दाना डालते हैं। हर सुबह हर शाम ये नजारा दिखता है। लेकिन ये प्यारे से दिखने वाले कबूतर खतरनाक हो सकते हैं, ये नहीं समझ में आता। वो शक्ल देख के नहीं लगता। तो खतरे क्या हैं? ऐसा क्या खतरनाक है? क्यों कोर्ट ने मना कर दिया? सबसे बड़ा खतरा है इन कबूतरों की बीट। वही बीट जो सड़कों, छतों, पार्कों में बिखरी रहती है। आपको लगता है साधारण सी गंदगी है, लेकिन वो साधारण गंदगी नहीं है। डॉक्टर बताते हैं इस बीट में छोटे छोटे कण होते हैं जो हवा में उड़ते हैं और हवा में घुल जाते हैं। तो जब लोग सांस लेते हैं तो ये कण फेफड़ों में चले जाते हैं, और फेफड़ों में जाने, और भी बहुत कुछ फेफड़ों में जाता है, लेकिन फेफड़ों में जाने के साथ इनके जाने के साथ एक खतरनाक मेहमान आता है। उस खतरनाक मेहमान को कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। आसान भाषा में इसको कहिए कबूतर फेफड़ा रोग। कबूतरों का यह फेफड़ा रोग है, कबूतरों से आया हुआ। यह कोई साधारण में बहुत खतरनाक बीमारी है, फेफड़ों में सूजन पैदा कर देती है। सोचिए, फेफड़े सूज रहे हैं अंदर से, आप कबूतरों को दाना डाल रहे हैं, उनकी बीट से जो कण निकल रहे हैं, हवा में घुल रहे हैं, वो फेफड़ों में जा रहे हैं और फेफड़े सूजना शुरू हो जाते हैं। रोजाना वहां लोग जाते हैं, कबूतरों को जो दाना डालते हैं, वहां की हवा में बीट की ये धूल उड़ रही है। धीरे धीरे वो धूल फेफड़ों को बीमार कर देती है। एक अनुमान है कि भारत में 50% ILD, ये ILD क्या है? इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, फेफड़ों की बीमारी, इसके 50% मामले इसी वजह से हो रहा है। बच्चों में खासकर और बुजुर्गों में, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लंग्स की कमजोर होती है। अभी बन रही, बच्चों की बन रही होती है, बूढ़ों की, बुजुर्गों की कमजोर हो रही होती है। उनको खतरा है। अगर ये बीमारी बढ़ जाए तो फेफड़ों में फाइब्रोसिस हो सकता है, यानी फेफड़े सख्त हो जाते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कई ऐसे केस देखे गए हैं कि वो सांस को तरस जाते हैं और पता नहीं चलता क्यों। अगर आप बालकनी में दाना डाल रहे हैं, बीट पड़ी हुई है कबूतर की, वो जो सांस में आते हैं वो कण घुल के सांस लेना मुश्किल हो गई। मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ने लग जाती है। तब पता चलता है कि कबूतरों की वजह से क्या हो गया। कबूतरों की गलती नहीं, वो तो पक्षी, वो तो बेजुबान पक्षी हैं। लेकिन उनको क्या पता कि उनकी वजह से ये बीमारी हो रही है, और लोगों को लगता है वो क्यूट से पक्षी हैं। कौन सोचता है कि ये कबूतर इतना बड़ा नुकसान कर सकता है, लेकिन कर देता है। और ये तो बस शुरुआत है। दूसरा खतरा और भी डरावना है। कबूतरों की बीट में खतरनाक फंगस भी होता है, जिसे कहते हैं क्रिप्टोकोकोसिस। ये फंगस आपके शरीर में घुस जाता है और इम्यून सिस्टम कमजोर कर देता है। एक तो वो जो फेफड़ों में जिनके इम्यून सिस्टम कमजोर होते हैं उन पे खतरा, और दूसरा ये जो इम्यून सिस्टम ही कमजोर कर देता है, और ऐसा कर देता है जैसे बीमार व्यक्तियों का और बुजुर्गों का होता है। तो ये आपके दिमाग तक को नुकसान पहुंचा सकता है, दिमाग को, फेफड़ों को, दिमाग को। सोचिए, बस स्टॉप पर आप खड़े हैं, पास में कबूतरों की बीट बिखरी है, हवा में उड़ती धूल आपके सांस के साथ अंदर चली जा रही है। पहले हल्का सिर दर्द हो रहा है, फिर बुखार हो रहा है। रोज अगर आप वहीं जा रहे हैं, बुखार होना शुरू हो रहा है। ऐसे केस देखे गए हैं कि फिर दिमागी बीमारी हो जाती है। वो मासूम कबूतर, वो क्यूट से कबूतर जो दाना चुग रहे हैं, वो इतना बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है बस यहीं खत्म हुआ, तो तीसरा खतरा सुनिए। कबूतरों की बीट से हिस्टोप्लाज्मोसिस नाम की एक और बीमारी फैलती है। यह भी एक फंगल इंफेक्शन बताई जाती है जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है।
रिसर्च के मुताबिक कबूतरों से 50 से ज्यादा बीमारियां फैल सकती हैं। 50 से ज्यादा ऐसी बीमारियां हैं जो कबूतरों की वजह से फैलती हैं। छोटा सा वो पक्षी, दया और प्यार से दाना डाल रहे हैं लोग, इतने सारे खतरों का सबब बन सकता है। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। कबूतर सिर्फ हमारी सेहत को ही नहीं बल्कि हमारे शहर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तो लोगों को खतरा। बीट में असल में क्या है? तेजाब होता है। कबूतर की बीट में तेजाब, एसिड होता है। इमारतों को, ऐतिहासिक इमारतों तक को खराब कर देती है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस देश का गौरव है। उसकी दीवारों पर कबूतरों की बीट के दाग अब साफ दिखते हैं। पत्थरों तक को गला देती है ये बीट, पत्थर तक को। जहां कबूतर इकट्ठा होते हैं वहां गंदगी, बदबू तो फैलती है, वो दिखता है। लेकिन ये एसिड, और लोग शिकायत करते हैं कि बस स्टॉप, पार्क और सड़कें गंदी हो जाती हैं। अब इस छोटे से दाने की ये कीमत है जो हम कबूतरों को डालते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि कबूतरों को दाना डालना समाज के लिए खतरा है, और कोर्ट ने सारी दलीलें सुनी, सब हेल्थ एक्सपर्ट्स की दलीलें सुनी। कोर्ट ने कहा ये हमारे संवैधानिक अधिकार यानी हमारे जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन करता है, इसलिए यह फैसला आया है। बीएमसी को आदेश दिया गया, मुंबई के नगर निगम को आदेश दिया गया कि वो कबूतरों को दाना डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बीएमसी ने ऐसा किया भी। एक महीने, ये 13 जुलाई से 3 अगस्त के बीच 142 लोगों पर 68,700 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, क्योंकि वो कबूतरों को दाना डाल रहे थे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों रोका जा रहा है। कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति भी बनाई जो ये जांच करेगी कि कबूतरों का दाना डालने से कितना नुकसान और होता है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कबूतरों को दाना डालना उनकी परंपरा है, ये दया और अहिंसा का प्रतीक है। डव लगता है उनको, सफेद कबूतर जो शांति का प्रतीक। असल में वो डव अलग होता है, ये कबूतर है, ये ग्रे वाला, वो डव होता है। फाख्ता सुना आपने? होश फाख्ता हो गए, ये वो वाला, वो तो सफेद, वो शांति का प्रतीक होता है। ये जो ग्रे वाला कबूतर है, इसकी बीट का ये खतरनाक है नतीजा। लेकिन कोर्ट का मानना है हमारे और हमारी बच्चों की सेहत से ज्यादा कीमती कोई परंपरा नहीं हो सकती। ये कबूतर जो बाहर से इतने मासूम लग रहे हैं, हमारे लिए एक छिपा हुआ खतरा है। हवा में उड़ती धूल, बीट, फंगस, ये सब मिलकर हमारे फेफड़ों को, हमारे दिमाग को, हमारे शहर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब आप कबूतरों को दाना डालने की सोचे, एक पल रुकिएगा और ये सब देखिएगा। उस मासूम चेहरे के पीछे छुपे खतरे को याद कीजिए। वो दाना जो आप प्यार से डाल रहे हैं, कहीं वो किसी की सांस तो नहीं छीन लेगा, किसी की जिंदगी को खतरे में तो नहीं डाल देगा। ये जितने मासूम दिखते हैं उतने हैं नहीं। 100 बात की एक बात। उधर यूपी के मेरठ में रिश्वत लेने के आरोप में स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सीबीआई ने 5 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगा कि वहां 2 अस्पतालों में खामियां मिलने के बाद कार्रवाई न करने के लिए 50 लाख रुपए मांगे गए थे। बताया गया कि रिश्वत की पहली किस्त लेते वक्त आरोपियों को पकड़ लिया गया। दिल्ली में मौजूद यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर को 2025 के इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड के लिए चुन लिया गया। यह अवार्ड यूरोप के देश ग्रीस की राजधानी एथेंस में दिया जाएगा। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन 2023 में किया गया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 15 जनवरी 2026 को जयपुर में होने वाली आर्मी डे परेड को लेकर अहम बैठक की। हर साल सेना दिवस के मौके पर यह परेड देश के अलग अलग शहरों में निकाली जाती है, लेकिन यह पहला मौका होगा जब यह परेड सेना के परिसर के बजाय आम लोगों के बीच से होते हुए निकाली जाएगी। इधर दिल्ली के रोहिणी इलाके में गला घोटू गिरोह नाम से जाने जाने वाले गैंग के 3 बदमाशों ने सरेआम लूटपाट की। इससे दहशत फैल गई। वहां एक व्यक्ति बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे थे, तभी एक स्कूटर पर सवार होकर वो तीनों बदमाश उनके करीब पहुंचे और मोबाइल फोन छीनकर भाग निकले। लेकिन मोबाइल फोन छीनने से पहले उनमें एक लुटेरे ने उसका गला दबा दिया। वो व्यक्ति रोहिणी के सरस्वती विहार इलाके में बस स्टैंड पर खड़े थे और बस का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान वो अपना मोबाइल फोन देखते नजर आए। इसी बीच वो लुटेरा उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया और कुछ देर के बाद उसने उनका फोन छीनने के लिए झपट्टा मार दिया। हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद उस व्यक्ति ने फोन को अपनी जेब में रख लिया, लेकिन वो लुटेरा वहां से भागा नहीं और दोबारा उनके पास पहुंच गया। वो कुछ देर तक फोन छीनने की कोशिश करता रहा। इस दौरान अचानक उसने उस व्यक्ति की गर्दन को पीछे से जकड़ लिया
इसके बाद तो उसके 2 साथी भी वहां पहुंच गए। उनमें एक साथी ने उनकी जेब से मोबाइल फोन निकाल लिया, फिर वो दोनों अपने स्कूटर पर सवार होकर तीसरे साथी के साथ फरार हो गए। वो तीनों लुटेरे गला घोटू गैंग नाम के गैंग के सदस्य बताए गए। वहां हुई लूट की इस घटना की शिकायत मिलने पर पुलिस ने उन तीनों नाबालिग लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। उधर राजस्थान के जैसलमेर से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में डीआरडीओ के गेस्ट हाउस के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। डीआरडीओ सेना के लिए हथियार बनाने और रिसर्च करने वाली सरकारी संस्था है। महेंद्र प्रसाद नाम के मैनेजर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों और सेना के अधिकारियों की जासूसी करने का आरोप लगाया गया। गिरफ्तारी के बाद महेंद्र प्रसाद को जयपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। क्योंकि महेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करने वाली राजस्थान की सीआईडी इंटेलिजेंस टीम ने उनसे पूछताछ करने के लिए कोर्ट से रिमांड की मांग की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी महेंद्र प्रसाद उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। वो जैसलमेर की चांदन फील्ड फायरिंग रेंज के डीआरडीओ गेस्ट हाउस के मैनेजर पद पर तैनात थे। आरोप लगाया गया कि वो चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में मिसाइल और हथियारों के परीक्षण के लिए आने वाले वैज्ञानिकों और सेना के अधिकारियों की जासूसी कर रहे थे। सभी के बारे में डिटेल्स को पाकिस्तानी हैंडलर को, जो कि महेंद्र के मोबाइल पे व्हाट्सएप पे चंदन नाम से सेव था, सर्कुलेट किया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान की सीआईडी इंटेलिजेंस टीम उन पर लंबे वक्त से नजर रख रही थी। महेंद्र प्रसाद को जैसलमेर से गिरफ्तार करने के बाद जयपुर लाया गया। वहां उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। महेंद्र कुमार को कोर्ट में पेश किया गया। 2 दिन के उसको उसी रिमांड पे भेजा गया। और महेंद्र कुमार, आप देखिए कि तस्वीरों में महेंद्र कुमार लाल टी शर्ट में आपको नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक महेंद्र प्रसाद के मोबाइल फोन की जांच में जासूसी से जुड़े दस्तावेज और आईएसआई अफसरों के नंबर मिले। इधर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से पूछताछ की गई। ईडी ने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से दिल्ली में पूछताछ की। उनसे ये पूछताछ अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई। सुरेश रैना ने इस ऐप के लिए विज्ञापन किया था। ईडी इस मामले में कुछ एक्टरों और खिलाड़ियों से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। ईडी के मुताबिक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet ने भारतीय कानून का उल्लंघन कर पैसे बनाए। रिटेल महंगाई दर में आई गिरावट और अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से शेयर बाजार में मजबूती देखी गई। सेंसेक्स 304 अंक चढ़ा तो निफ्टी उछलकर 24,619 पर पहुंच गया। इस तेजी की वजह से निवेशकों की संपत्ति करीब 2,22,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। सबसे ज्यादा तेजी फार्मा, मेटल और ऑटो सेक्टर के शेयरों में रही। हालांकि एफएमसीजी और पीएसयू बैंक सेक्टर के शेयर गिरकर बंद हुए। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी गई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत को 8 सितंबर तक के लिए बढ़ाने का आदेश दिया। तहव्वुर राणा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने भारत नेपाल बॉर्डर के पास से सलीम पिस्टल नाम के हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक सलीम हरियाणा, पंजाब और यूपी के गिरोहों को अवैध हथियारों की सप्लाई करता था। दावा किया गया कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और डी कंपनी के संपर्क में भी था। उधर उत्तर प्रदेश के बागपत में थप्पड़ मारने और बदसलूकी करने के आरोप में एक सिपाही के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक वो सिपाही कुछ पुलिस कर्मियों के साथ गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लड़कों को उन्होंने रोका, लेकिन किसी बात को लेकर उन लड़कों और सिपाही के बीच कहासुनी शुरू हो गई और कहासुनी के दौरान ही उन्होंने उनमें एक लड़के को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। एक और मारूंगा, शांति से खड़ा रह, जितना बोलेगा उतना मारूंगा। वहां उस लड़के को थप्पड़ जड़ते ही उसके साथी ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। आरोप लगा कि उसके साथी के वीडियो बनाने से पहले भी उन्होंने उस लड़के को थप्पड़ मारा था, लेकिन उस लड़के और उसके साथियों ने विरोध किया तो उन्होंने उसे एक और थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वो गाली गलौज करते भी सुनाई दिए। पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक बागपत के खेकड़ा इलाके में रात के वक्त गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच उस मोटरसाइकिल पर सवार उन 3 लड़कों को उस सिपाही ने रोका और उनकी उनसे बहस हो गई। आरोप लगा वो तीनों लड़के उस वक्त नशे की हालत में थे। वो लोग शराब पिए हुए थे। जो आरक्षी रोक के चेकिंग करने का प्रयास किया, लोगों ने दुर्व्यवहार उनके साथ किया, किंतु आरक्षी ने भी उनके साथ दुर्व्यवहार कर दिया। आरक्षी को तत्काल पुलिस लाइन्स भेज दिया गया है। इस घटना के बाद पुलिस के अधिकारियों ने उस सिपाही के खिलाफ एक्शन ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी।